कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज कोई क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 हम शुरू कर रहे हैं आज कि वो थोड़ा आपके जो नहीं पढ़ पाए हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन हो जाए, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, यानी हम इस चैप्टर में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पूरा पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में पूरा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग लगभग 3 क्षेत्रों में दे रखा है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, जैसे हमने लिखा है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। और दूसरा आ जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। और तीसरा आ जाएगी पारजेनिक जंतु की बात हम करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा एथिकल इश्यू। तो हम इन सभी पॉइंट को इस चैप्टर में देखेंगे, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पहला हम इसमें शुरू कर रहे हैं जो एप्लीकेशन है, जैव प्रौद्योगिकी का जो एप्लीकेशन है, वो पहला एप्लीकेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, यानी बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो और कृषि में हम देखें तो आज के समय में हम कृषि क्षेत्र में 3 प्रकार की कृषि की बात करते हैं। 3 प्रकार की कृषि हो रही है। पहली कृषि है रसायन आधारित कृषि, इसको एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर कहते हैं, रसायन आधारित कृषि है। दूसरा है ऑर्गेनिक खेती। तीसरी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर। यानी हम इस लेवल पे ही इस चैप्टर में ज़्यादा बात करने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तीनों का डिस्कशन दे रखा है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। जैसे पहली खेती है रसायन आधारित खेती, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम रासायनिक खाद जैसे डीएपी, एनपीके, यूरिया तथा कीटनाशक जैसे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ये रासायनिक आधारित खेती है। सही मायने में हमारे यहाँ जो खेती हम लोग जो खेती करते हैं वो रसायन आधारित खेती करते हैं। अपने खेतों में खूब सारे यूरिया, खूब सारे डाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं। निस्संदेह कि इससे तो ग्रीन इवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। और इस खेती को जो सजेशन किया था, देखिए हमने एक टर्म आपके लिए लिखा है द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। इसी खेती से ये क्रांति आई थी और जिसके जनक है एमएस स्वामीनाथन। इसको हम ग्रीन एवोल्यूशन, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन ऑफ इंडिया मानते हैं एमएस स्वामीनाथन को, यानी हरित क्रांति के भारतीय जनक हम इनसे मानते हैं। इन्होंने रासायनिक खेती की बात करी थी और उन्होंने रासायनिक खाद डीएपी, एनपी, यूरिया इत्यादि का प्रयोग करने का सजेशन दिया था। और साथ ही साथ उसने क्या किया था, कुछ नई किस्म के, देखिए कई बीजों की नई जातियाँ, हमने लिखा भी है, नई जातियों की भी खोज करी थी। इससे फ़ायदा हुआ कि इस रासायनिक खेती से हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हो गई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी को लेकर हम इसको हरित क्रांति कहते हैं। लेकिन चिंता इस बात की थी कि इस प्रोडक्शन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन हो रहा था, प्रदूषण हो रहा था, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी, हमारे सॉइल के लिए, जो चिंता के विषय थी। तो आज हम इस खेती की कम बात करते हैं, लेकिन निस्संदेह इस खेती से हरित क्रांति हुई थी। जो आपको एक डाटा बोली जाती है, आज़ादी के समय भारत में 32 करोड़ आबादी थी, सबके लिए अन्न नहीं मिल रहा था। लेकिन इस हरित क्रांति के आने से गोदामों में अनाज सड़ते हैं, तो निस्संदेह सबके लिए भोजन इससे उपलब्ध हो पाया। पर दिक्कत ये थी कि इससे प्रदूषण हो रहा था। कहाँ हर प्रकार का प्रदूषण हो रहा था। एयर पॉल्यूशन भी हो रही थी, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रही थी और वाटर पॉल्यूशन हो रही थी, जो चिंता का विषय था। फिर आई ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती, इसका मतलब ही होता है, ये जो किसान करते हैं ऑर्गेनिक खेती, उसका मतलब ही उद्देश्य ही होता है कि हम रसायन खाद का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसमें किसी प्रकार के रसायन खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। तो करते क्या क्या है हम, तो देखिए हमने लिखा है इसमें, हम बायो फर्टिलाइज़र, यानी हम ऐसे खाद का उपयोग करते हैं जो बायो से बना है। यानी आप बायो फर्टिलाइज़र में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जैसे साइनोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
तथा हम बायोपेस्ट भी, यानी कीट को मारने के लिए बायोपेस्ट जैसे बीटी कॉटन का उपयोग करते हैं। तो ये सब बायोपेस्ट है। इसमें इसका उद्देश्य है कि हम इसमें रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इस उत्पादन कम है। देखिए हमने लिखा है इसे उत्पादन कम मिलता है, उत्पादन इससे कम मिलता है। पॉपुलेशन इतनी तेज ग्रो कर रही है तो उतने आबादी के लिए इससे उत्पादन प्राप्त कर लेना असंभव है। फिर हम अब तीसरी खेती की बात कर रहे हैं। अब जो आधुनिक खेती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर, हम इस खेती की अब बात कर रहे हैं, आधुनिक खेती की। ये क्या करती है? तो पहले हम देखिए लिखे है, यह एक आधुनिक खेती है जिसमें प्लांट, याद रहे प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन करके हम पहले प्लांट को या तो जीएमसी या जीएमओ, दोनों का नाम होती है। अगर जीएमसी है तो इसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, अगर जीएमओ है तो उसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज हम इस खेती की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है जीएमसी वाले और जीएमओ वाले, इनकी कुछ स्पेशल व्यवस्था होती है, फीचर्स होती है। तो उस फीचर को हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एक अलग ही टॉपिक हो जाएगी। जीएमसी या जीएमओ प्लांट की अलग ही टॉपिक हो जाएगी, तो हम आगे इस पर डिस्कस करें। फिलहाल आप ये जो एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ में ये दे रखी है, तो 3 तरह की खेती की हम बात कर रहे हैं, रासायनिक आधारित, और दूसरा ऑर्गेनिक खेती, और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर। तो हम इसी पे बात करेंगे आगे वाले बातें, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि जो जीएमसी प्लांट होते हैं उनके कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए हमने वो विशेषताएं लिखा है। और फर्स्ट, ये तो आपको पता है ना कि जीएमसी या जीएमओ प्लांट कौन है, इनको जीन मैनिपुलेट करके बनाए हैं, यानी जीन में परिवर्तन करके ये चीज़ हमने बनाया है, इसलिए इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ऑर्गेनिज्म। इनकी कुछ विशेषता होती है। पहला क्या है, देखिए लिखा है हमने, जीएमसी प्लांट जैव कारक जैसे ताप, ठंडा, सूखा तथा लवण, लवण का मतलब साल्ट से है, कि प्रतिरोधी होती है, अर्थात इन सभी भौतिक कारकों का उस जीएमसी प्लांट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, जीएमसी पादप के प्रयोग से रासायनिक कीटनाशक की निर्भरता कम हो जाती है। अभी पिछले हमने बोला कि रासायनिक खेती में हम क्या करते हैं, रासायनिक खेती में बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब जीएमसी प्लांट का प्रयोग करेंगे तो उसमें इन कीटनाशकों के ऊपर जो निर्भरता होती है ना, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रदूषण कम होगा। तो वो दूसरी पॉइंट बता रही है कि प्रयोग से रासायनिक कीटनाशक की निर्भरता कम हो जाती है, अर्थात ये रोग प्रतिरोधक होती हैं, यह खुद रोग प्रतिरोधक होती है। तीसरा, इन पादपों के कटाई के पश्चात अपशिष्ट के रूप में कम बचता है, यानी जब हार्वेस्टिंग इनकी कर लेते हैं तो वेस्ट मटेरियल कम बचता है, ये भी लाभ है। चौथा दिया है, जीएमसी पादप के प्रयोग से मृदा के पोषक तत्व में वृद्धि होती है, यानी जब हम ऐसे दूसरे प्लांट को जब हम लगाते हैं तो हमारे मृदा से पोषक तत्व को बार बार अवशोषित कर लेती है, लेकिन यह वैसा काम नहीं करते, इसलिए उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है, पोषक तत्व होती है मृदा की, वह बनी रहती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट, इन जीएमसी पादप में पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। जैसे देख लीजिए, एक गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस को हमने बनाया है जीन मैनिपुलेट करके, और इस राइस के अंदर ये खास बात है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा वो बढ़ जाती है गोल्डन राइस में, और हम इस गोल्डन राइस का प्रयोग हम उस एरिया में करते हैं जहाँ आयरन की कमी होती है। तो वैज्ञानिकों ने उस राइस में परिवर्तन कर दिया और उसमें जीन मैनिपुलेट करके इस राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा की पहुंचाई, इसलिए आज हम जीएमसी प्लांट में इनका बहुत बड़ा महत्व है गोल्डन राइस का। हम उन एरिया में नाइट्रोजन या विटामिन ए की पूर्ति कर पाए जिस एरिया में आपके आयरन की कमी होती थी, तो हम इस गोल्डन राइस की मदद से उस एरिया में हम विटामिन ए की कमी को पूरा कर पाए। तो आप लिखिए। इसके बाद हम आते हैं, इसी एग्रीकल्चर में 2 टॉपिक हमें पढ़नी है, एक बीटी कॉटन है और दूसरा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो इसके बाद से हम दोनों वो कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए। चलिए, इसमें जब जो कृषि में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला जो उसमें ऑप्शन दे रखा है वो बीटी कॉटन के बारे में दे रखा है। तो बीटी कॉटन, आपको कॉटन मीन्स जानते हैं कपास होता है,
और इसकी खेती गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन वहाँ के किसान कीटों के चलते बड़ा परेशान होते हैं, उनकी उपज कम हो जाती है। उसमें स्पेशल एक कीट होता है वाल वर्म, जो उनके जो कली होती है, कपास की कली होती है, उसमें होल कर देता है, पोर बना देता है, जिससे उसकी उत्पादन घट जाती है। वैज्ञानिक वहाँ के किसान बड़े परेशान थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, कुछ ऐसे भी कपास के प्लांट थे जिस पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता था, कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकती हैं। तो कुछ लीफ पर वो बैक्टीरिया उपस्थित थी, जब कीट खाया तो वो बैक्टीरिया भी उसके अमाशय में गया और अमाशय में जाकर कुछ टॉक्सिन बनाई और उस टॉक्सिन से उस बैक्टीरिया की मृत्यु हो गई। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस बैक्टीरिया को लिया और उस टॉक्सिन को आइसोलेट किया। तो हम देखेंगे कि कैसे मैनिपुलेट करके कॉटन प्लांट को बीटी कॉटन प्लांट बनाया गया, हम उसको देखेंगे। देखिए ये पूरा जो समरी है चार्ट ना, वही बात हम इसमें लिखे हैं जो यहाँ बनाए हैं। यह बात आपको समझ में आती है तो वही बात यहाँ लिखी गई है। मुझे बीटी कॉटन इसलिए कही जाती है क्योंकि इस कपास के पौधे में हमने बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस। शार्ट में इसी का नाम बीटी है। बैसिलस से बी लिया गया, थ्रूएंजिनेसिस से टी ली गई है, तो शार्ट में इसको बीटी कह रहे हैं। और इसी को इस कॉटन के प्लांट में डालकर उसको बीटी कॉटन बनाया गया। कैसे किया, तो यहाँ देखिए हमने समराइज किया हुआ है। बीटी बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस है। वैज्ञानिकों ने इसके अंदर उपस्थित उस जीन को आइसोलेट किया जो टॉक्सिक बनाती है। उस जीन को बोलते हैं बीटी जीन का है दूसरा नाम है क्राइजीन। यह जो जीन होती है बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसलेशन द्वारा एक प्रोटीन बनाती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं क्राई प्रोटीन किस फॉर्म में बनती है, तो क्रिस्टल फॉर्म में करती है। यह बैक्टीरिया में हार्मफुल नहीं बनाती है। यही प्रोटीन जब इंसेक्ट खाता है तो यह जो क्रिस्टल फॉर्म है वो इंसेक्ट के गट के अमाशय का जो पीएच एल्कलाइन होता है उस पीएच में जाके ये घुल जाता है और घुलने के बाद टॉक्सिन बनाता है। और जब टॉक्सिन बनाता है तो बैक्टीरिया जब इसको खाएगा तो यह क्राई प्रोटीन इसके बॉडी में जाएगा और जाके घुल कर टॉक्सिन बनाएगा। और देखिए ये अमाशय की उसकी भित्तियाँ हैं, इसमें वो छेद बना देता है और इस छेद से इसमें वाटर घुस जाती है। वाटर भरने से इसकी जो अमाशय होती है फट जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही टेक्निक वैज्ञानिकों ने बीटी प्लांट पे बनाया। तो देखिए क्या किया, इस बीटी बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस से बीटी जीन आइसोलेट किया और ये ट्रांसलेशन द्वारा क्राई प्रोटीन बनाती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बीटी जीन को निकालकर इस बैसिलस से इस प्लांट में डाल दिया, इस बीटी जीन को इसमें डाल दिया। तो प्लांट के अंदर अब ये प्लांट में हो रही है सारी चीज़ें, ट्रांसलेशन द्वारा प्लांट में ये जो जीन था बीटी जीन, ये क्या बना दिया, क्राई प्रोटीन। अब क्राई प्रोटीन इस प्लांट में पूरा आ गया। जब यही कीट देख रही है खा रहा है, कीट जब इस पत्ती को खाएगा तो इसका जो क्राई प्रोटीन इसके गट, ये अमाशय है, गट में चला जाएगा और इसके अमाशय की जो पीएच है जो एल्कलाइन होती है उस पीएच उपस्थिति में ये क्या कर देता है, देख रहे हैं ये इसके गट यानी अमाशय की दीवार है उसमें छेद बना देता है। छेद बनने से पानी घुस जाती है, देखिए हम वाटर लिख के हैं, घुस जाती है और फूलने से इनकी अमाशय फट जाती है और कीटों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये टेक्निक अपनाकर वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, बीटी कॉटन को बनाया। तो ये था पूरा बीटी कॉटन। आप इसको आराम से लिखेंगे और ये डायग्राम भी बना लेंगे, नीचे आपके फुल मार्क लिखेंगे। अब तक इस बीटी बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस से कितने प्लांट हम बनाए हैं, तो देखिए एग्जाम्पल ही आपको याद रखनी है। क्या क्या इस बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस से कौन कौन से प्लांट को अब तक हम बना चुके हैं, सब एनसीईआरटी के। बीटी कपास जो बीटी कॉटन आज पढ़ रहे हैं उसको तो बनाया है, बीटी बैगन भी बनाए हैं हम, इसमें बीटी टमाटर भी बनाए हैं, बीटी मक्का भी बना चुके हैं, बीटी सोयाबीन बनाया है, बीटी धान भी बनाया है और बीटी आलू भी तैयार है। तो इसके नीचे ये वाले एग्जाम्पल आपको लिखनी है जो हमने तैयार कर लिया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एप्लीकेशन कृषि के एप्लीकेशन में एक और रह जाता है जो इसके बाद हम करा देते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन में कृषि खत्म हो जाए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
पिछले में हमने जैव प्रौद्योगिकी कृषि में उपयोग पढ़ रहे थे। पहला हमने बीटी कॉटन के रूप में पढ़ा और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा यानी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। यानी कृषि में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कुछ पौधों का ऐसा भी निर्माण किए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी उसमें कीड़ों को हमने बचा लिया, इसलिए इसको पेस्ट रेजिस्टेंट करते हैं। देखिए हमने लिखा है कुछ निमेटोड विभिन्न पादपों के जड़ों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टोबैको प्लांट, ये दे रहा है तो टोबैको प्लांट का मतलब तंबाकू का पौधा, उसके जड़ों में निमेटोड जिसका जूलॉजिकल नाम है मिलाइटीगाइनी इनकॉग्नेटिया संक्रमण करके जड़ों में गांठें बना देता है। जड़ों में क्या बना देता है? गांठें बना देता है, जिससे टोबैको प्लांट मर जाता है। ये प्लांट मर जाता है और प्लांट जब मर जाएगा तो उत्पाद भी घट जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, आरएनए इंटरफेरॉन टेक्निक। ये आरएनए इंटरफेरॉन क्या है? तो जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वही आरएनए इंटरफेरॉन अब उसको चेक करता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी आरएनए इंटरफेरॉन का प्रयोग करके इस प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया, यानी इस निमेटोड से रेजिस्टेंट बना दिया। देखिए दो हमने जड़ बनाया है, यहाँ वो जड़ बनाया है जहाँ निमेटोड ने इन्फेक्शन किया, ये सभी गांठें बन गई हैं और गांठें बन जाने के कारण इसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी और ये प्लांट ड्राई हो गया। आफ्टर ट्रीटमेंट यानी पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के बाद अगर हम बना देते हैं तो प्लांट ऐसे दिखता है, फ्रेश दिखता है, तो इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस आरएनए इंटरफेरॉन की टेक्निक याद रखना है। आरएनए इंटरफेरॉन सभी यूकैरियोटिक एनिमल्स में क्या करता है, एक्ट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक कार्य करता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले इस वाले लाइन को आप देखें, एक नॉर्मल निमेटोड अगर इस प्लांट के जड़ में आता है तो क्या करेगा, उसको वृद्धि चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो क्या करेगा, उसकी जो जीन प्रोटीन जो बनाती है वृद्धि के लिए, वो जीन क्या करेगी, ट्रांसलेशन करके वो प्रोटीन बनाएगी और उस प्रोटीन को जब निमेटोड यूज करेगा तो उसकी वृद्धि होगी। यानी जब इन्फेक्शन करेगा तो उस निमेटोड की जो जीन प्रोटीन बनाती है वो ये दोनों क्रिया करेगी, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाएगी, और उसी प्रोटीन का यूज करके उस निमेटोड की इस जड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो निमेटोड की जो जीन है उस पहले ही उसको आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया और टोबैको प्लांट के जड़ में डाल दिया। तो ये जीन हमने पहले इसमें डाल दिया तो सेम प्रक्रिया वहाँ करेगी, यह जीन जाके ट्रांसक्रिप्शन करके और डिफेंस मैकेनिज्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण करेगी, जिसे शॉर्ट में डीएस आरएनए का कह रहे हैं। तो टोबैको में हमने पहले इसी के जीन को डाल दिया, तो वो जीन पहले पहुंच गई, अब पहुंच करके ट्रांसक्रिप्शन करके डबल स्टैंडर्ड डीआरएनए का उसने निर्माण कर दी। अब यह मेरा रेजिस्टेंट प्लांट है। अब कोई निमेटोड अगर इस टोबैको प्लांट में जाता है तो वो क्या करेगा, उसकी जो जीन होगी, इस जो अब जा रहा है निमेटोड, उसकी जो जीन होगी वो पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगी। क्योंकि भाई उसके ग्रोथ के लिए यहाँ समझाएं कि प्रोटीन चाहिए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगी और ट्रांसक्रिप्शन करके पहले एमआरएनए बनाएगी। तो पता है ना, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है, तो प्रोटीन बनता है। जब ही ये एमआरएनए बनाएगी, पहले से हमारा डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना है, वह इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब संपूरक सीक्वेंस। जब ही इसको ये देखेगा, यह आके तुरंत इससे बाइंड कर जाएगा। देखिए ये पहले हमने बनाया था, ये एमआरएनए है, दूसरे स्टेज में देख रहे हैं ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसके एमआरएनए से बाइंड कर गया, मतलब यही आरएनए इंटरफेरॉन है, इंटरफियर कर दिया। यह कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण दोनों बाइंड कर गए। बाइंड करने से क्या हुआ, इसकी कौन सी क्रिया रुक गई, नो ट्रांसलेशन। अब जानते हैं कि प्रोटीन तभी बनेगी जब ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ देखिए हमने लिखा है नो ट्रांसलेशन। अब ये आके बाइंड कर गया तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, इंटरफियर कर दिया तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो नो प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं होगी तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। जब ग्रोथ नहीं होगा तो यह जो निमेटोड जो जा रहा था इस टोबैको प्लांट में, वह स्वतः ही मर जाएगा।
तो इस तरीके से, इस टेक्निक से जो आरएनए इंटरफेरॉन है उस टेक्निक से हमने क्या किया, इस प्लांट को हमने रेजिस्टेंट बनाया। फिर हमने इसको समझा दे रहे हैं, जैसे निमेटोड अगर टोबैको प्लांट में जा रहा है तो उसकी नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि उसके अंदर जो प्रोटीन बनाने वाले जीन होगी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगी, तब उसकी वृद्धि होती है। तो वैज्ञानिक ने इसी जीन को पहले ही डाल दिया उसमें और जाकर उससे डीएसआरएनए बनवा दिया। यही तो डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसी के जीन के द्वारा बनाई दी गई, ये पहले बना दी गई। अब ये निमेटोड खाने के लिए उस प्लांट के जड़ में जाएगा तो इसको वृद्धि के लिए अपना प्रोटीन चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन तो कर लेगा और जे ही ट्रांसक्रिप्शन का एमआरएनए बनाएगा, पहले से मौजूद डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके संपूरक होती है क्योंकि इसी जीन द्वारा उसको बनाई गई है। और इसके आके क्या करती है, यहाँ देखिए बाइंड कर गई है, यहाँ बाइंड कर गई है। जब बाइंड कर गई है इसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ट्रांसलेशन करे। बाइंड करने के कारण इसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है, ट्रांसलेशन की क्रिया रुक जाती है। जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आपको पता है कि प्रोटीन नहीं बनेगा। तो नो प्रोटीन का मतलब नो ग्रोथ, और नो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ये जो निमेटोड है उसका मृत्यु हो जाएगी। तो ये डायग्राम हमने दिखाया है, जब पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया तो जड़ एकदम फ्रेश है और ये पहले का है। तो इस तरीके से ये वाले आप लिख लें और ये चार्ट को भी बना लें कि ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ये बनाना जरूरी नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बनाया था कि यूकैरियोटिक में आरएनए इंटरफेरॉन क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है। चाहे तो इसको भी आप बना लें, तो ऐसे बॉक्स में बनाइएगा, किनारे बॉक्स में बनाइएगा, और बाकी ये वाला तो फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। तो इसको नोट कर लिए। तो आज हमने एक बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हमने कृषि के क्षेत्र में पढ़ लिए और आगे हम इसका दूसरा उपयोग लेके आएंगे मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।